हेलो, नमस्कार बच्चों। तिरुपति कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग अकाउंट्स 11th अकाउंट्स का एक टॉपिक है, सेकंड नंबर चैप्टर है। उस टॉपिक का नाम है आपका लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। और जो हमारा जो वर्ग एक का सिलेबस है वाणिज्य का, उसका वर्ग एक के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो उसका लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का पहला टॉपिक है लेखांकन, उसमें अर्थ, उद्देश्य, विश्वसनीय लेखांकन, सूचनाओं के आवश्यक तत्व, ये यहाँ तक ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ डला है। आज हम जो उसका सेकंड टॉपिक है लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो 11th के बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि ये सेकंड चैप्टर है। चूँकि ये बेसिक है इसलिए दोनों के लिए यूज़फुल है। हम लोग यहाँ सब शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी हमारे लेखांकन के सामान्य स्वीकृत सिद्धांत, जो सबसे पहले तो हम लोग वर्ड लेके चलते हैं लेखांकन के सिद्धांत। आपको पता होगा लेखांकन के सिद्धांत ऐसे होते हैं, वे नियम होते हैं जिनका उपयोग करके एक लेखपाल व्यापार के वित्तीय विवरणों को तैयार करता है। लेखांकन के सिद्धांत, दिशा निर्देश, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब उन सिद्धांतों के थ्रू होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक के हिसाब से लेते हैं। देखिए आप लोगों लेखांकन के सामान्य स्वीकृति सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं GAAP, ठीक है ना। गत वर्षों में व्यवसाय के विकास के साथ साथ अनुभव, आवश्यकता और निरीक्षण के आधार पर लेखांकन के कुछ सिद्धांतों एवं नियमों का विकास हुआ है। लेखांकन के ये जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, लेखांकन के आधार होते हैं। आपको पता है, आप सभी लोगों को मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि लेखांकन सिद्धांत वित्तीय विवरण एवं लेखों को तैयार करने के वे नियम होते हैं जिनके प्रयोग करके लेखांकन कार्य को सर्वमान्यता प्रदान की जाती है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मैथ्स का। जैसे आपको सभी को पता है 2 + 2 = 4 होता है। जानते हैं या नहीं जानते हैं आप सभी? ये इंडिया में बोलेंगे तो भी 2 + 2 4 होता है, आप अमेरिका में भी जाएंगे तो भी 4 होता है, कहीं पे भी जाएंगे। ये क्या है, मैथ्स के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, ठीक है, कुछ नियम है, सिद्धांत है जिसके बेसिस पे पूरी मैथ्स चल रही है। इसी तरह हमारे अकाउंटेंसी के भी कुछ निश्चित नियम है, कुछ सिद्धांत हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारे यहाँ दोहरा लेखा प्रणाली है ना, ये सारी चीज़ें, दोहरा लेखा प्रणाली, आपका उपार्जन का नियम, चालू व्यवसाय, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सब कैसे हैं, कुछ निश्चित सिद्धांतों की वजह से हैं, ठीक है ना। तो आज जो ये हमारा चैप्टर है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, ये इसी पे पूरा बेस करता है ना, ठीक है ना। तो आप देखिए जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, लेखांकन के सिद्धांत वे नियम होते हैं जिनका उपयोग करके एक लेखपाल व्यापार के वित्तीय विवरण को और लेखों को तैयार करता है। मतलब देखिए जो अकाउंटेंट होता है, कोई भी अकाउंटेंट अपने मन से कोई चीज़ नहीं कर सकता है कि उसका मन किया तो जनरल में कुछ भी डेबिट की जगह क्रेडिट वाली अमाउंट लिख देगा, और पहले उसका मन किया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस बना देगा, उसका मन बाद में किया तो वो बैलेंस शीट बना देगा। बिल्कुल नहीं। हम आपको पता है अकाउंट्स लिखने के प्रॉपर एक नियम होते हैं, एक शैली होती है, उसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। लेखांकन सिद्धांत वे दिशा निर्देश होते हैं जिनकी सहायता से लेखा कर्म को अधिक व्यवहारिक एवं क्रियाशील बनाया जाता है, ठीक है। लेखांकन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर उसे वैश्विक रूप से सर्वमान्य बनाने के लिए लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है, ओके। यद्यपि इन सिद्धांतों को शासन ने किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया है, ना ही ये वैज्ञानिक नियम है, अपितु इन्हें अपनाकर लेखांकन की विधियों में एक रूपता स्थापित की जाती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप सभी को मैं बता दूं कि ये कहीं पे भी गवर्नमेंट ने, ये शासन ने हमारे कोई नियम नहीं बनाए हैं। ये कहाँ से बनाए गए हैं? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट से बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, लेकिन हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें एक रूपता रहे, इसके लिए हम लोग कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, ठीक है। वित्तीय विवरण पारस्परिक तुलनीय होते हैं, विश्लेषण हेतु एक सामान्य आधार प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत पूरे विश्व की लेखा पद्धति में, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है आपका कि ये सिद्धांत पूरे
विश्व की जो लेखा पद्धति रहती है उसमें एक रूपता लाने स्थापित करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम संक्षेप में देखें तो जो हमारे रॉबर्ट एन एंथोनी एक राइटर है, इन्होंने बताया है कि लेखा विधियों के नियमों तथा प्रथाओं को सामान्यतः सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिद्धांत क्या होता है, तो जो हम लेखा विधि हमारी होती हैं, जो उनके नियम होते हैं, जो उनकी प्रथाएं होती हैं, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, लेखांकन सिद्धांत वित्तीय विवरण एवं लेखों को तैयार करने के वे नियम हैं जिन्हें प्रयोग कर लेखा कार्यों को सर्वमान्यता दी जाती है। सर्वमान्यता क्या मतलब? हर जगह एक जैसा होना। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिद्धांत। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया है कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि लेखा सिद्धांतों की विशेषताएं। ठीक है, कि इससे इनकी क्या क्या विशेषता होती है। तो फर्स्ट है हमारा तथ्यपरक, है ना। लेखांकन सिद्धांत वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ये व्यक्तिगत विचारों से परे हटकर निरपेक्ष होने चाहिए। ये सिद्धांत विश्वसनीय होने चाहिए जिससे कि प्राप्त लेखा सूचनाओं की सत्यता को परखा जा सके। देखिए, हम जो हमारे ये जो सिद्धांत होते हैं ना, ये तथ्यपरक होना चाहिए। इसमें कोई भी वैसी चीज़ नहीं चल सकती कि मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐसा कर दूंगी, आपको कुछ और पसंद है तो आप कुछ उसमें अलग से ऐड कर देंगे, नहीं। तो उससे फिर क्या होगा कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब हम उसकी सत्यता को नहीं माप सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सिद्धांत को लेकर चलते हैं ना, तो फिर आप मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, कि ये हमारी व्यक्तिगत जो विचार है उनसे हट कर बनाना चाहिए, जिससे जो सूचनाएं हमें मिलें तो वो एकदम करेक्ट हों। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो है संबद्धता एवं उपयोगिता। जो आपके लेखा सिद्धांत हैं उनमें संबद्धता के गुण होना चाहिए। जो उसके लेखा सूचनाएं, उससे प्राप्त परिणाम ये उपयोगी होने चाहिए। आप सभी को पता है कि देखिए, जब भी हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या उसको जनरल में लिखते हैं ना। फिर उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? फिर उसको हम लोग खाता बही में करते हैं। फिर उसके बाद तलपट बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? तलपट। फिर आपने देखा होगा जब हम लोगों को वित्तीय विवरण बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद P&L बनाते हैं। फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब आपने देखा कि एक के बाद मतलब जो एक की सूचनाएं हैं वो फिर दूसरे में जाती, फिर दूसरे की सूचना, मतलब एक का आधार दूसरे के लिए उसका ओपनिंग रहता है। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं? ये सब एक दूसरे से संबद्ध हैं या नहीं हैं? एक की जो सूचना होती है वो दूसरे को परिणाम प्राप्त करने में उपयोगी होना चाहिए। ठीक है ना। थर्ड क्या है हमारी? व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से क्या मतलब है हमें? लेखांकन सिद्धांतों में व्यवहारिकता होना चाहिए ताकि उन्हें सरलतापूर्वक अपनाया जा सके। वो इतने कठिन नहीं होने चाहिए कि किसी को समझ में ही ना आए। ठीक, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, आपको समझ ये जानकारी होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि लेखांकन के सिद्धांत की क्या विशेषता है, तो इनमें तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला तथ्यपरक होना चाहिए, दूसरा संबद्धता एवं उपयोगिता होना चाहिए और तीसरा व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति। लेखांकन के सिद्धांत जो होते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये किस टाइप के होते हैं? देखिए, पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत। आप सभी को पता है कि जो भी ये अकाउंटेंसी है ये ऊपर कहीं भगवान जी ने नहीं भेजी है, ये मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए सिद्धांत है इसमें। ठीक है, जो अकाउंट्स का निर्माण हुआ, देखिए आप सब जानते हैं कि पहले इकहरा लेखा पद्धति चलती थी, फिर उसको हम लोगों ने और मॉडिफाई किया तो दोहरा लेखा प्रणाली आई, फिर उसके बाद और मॉडिफिकेशन हुआ तो कई सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए। मतलब जो ये जितने भी सिद्धांत हैं ये मनुष्यकृत हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ रहा है, उपयोग हो रहा है, उस तरह हम लोग क्या करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये मनुष्यकृत सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत मनुष्यकृत हैं। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह इन्हें प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता। अगर कोई ये बोल दे आपसे कि चलिए नहीं आप इसको लैब में टेस्ट करके बताइए कि ये सही है कि नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। ये सिद्धांत तर्क, अनुभव, उपयोग, मान्यता और अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। जो ये आपके सिद्धांत होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? अनुभव, उपयोग, मान्यता और
अवधारणा मतलब आपने उनका कितना यूज़ किया है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जैसे वैसे ही हम लोग जितना ज़्यादा, कहते हैं ना, आप लोग अब जब सवाल लगाते हैं अकाउंट्स में कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा, तो ये हमारे अनुभवों से हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा विकासशील। विकासशील का मतलब क्या होता है? लेखांकन सिद्धांतों पर व्यापार की पद्धति, प्रथा, रीति रिवाज और वित्तीय विवरणों का प्रयोग करने वाले के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। फलतः लेखांकन सिद्धांत तीव्र गति से विकसित होते हैं। देखिए, जिस जगह पे जिस तरह की व्यापार की पद्धतियाँ चल रही हैं, वहाँ के क्या रीति रिवाज हैं, वो सब इन पे इफेक्ट डालते हैं। थर्ड है समग्र सूची का अभाव। लेखांकन के प्रचलित सिद्धांतों की कोई एक समग्र सूची उपलब्ध नहीं है जिससे लेखांकन के सभी सिद्धांत एक ही स्थान पर मिल जाएं। देखिए, इसमें कोई ग्रंथ अपने पास नहीं लिखा रखा कि नहीं ये यहाँ पर है और आपको यहाँ ये मिल ही जाएगा। फोर्थ है सर्वमान्यता का अभाव। लेखांकन सिद्धांतों में सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है क्योंकि सभी लेखाकार कभी किसी सिद्धांत पर एक साथ सहमत नहीं हुए हैं। ठीक है ना। देखिए, जो एक के लिए उपयोगी है वो दूसरे जरूरी नहीं दूसरे के लिए। जैसे कोई कहरा मतलब एकाकी व्यापारी है या छोटा सा व्यापारी है, मान के चलिए वो किराने की दुकान लगा रहा है या कुछ लगा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को अपनाए, वो पूरा बैलेंस शीट तक बनाए। लेकिन अगर कोई साझेदार है या कोई कंपनी वाला है तो वो अपने सारे खातों का रिकॉर्ड्स अलग तरीके से, मतलब जिसको जितनी आवश्यकता होती है ना, वो उस हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स रखता है। ठीक है। फिर इसके बाद है सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। तो एक ही कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, अंतिम रहतिये का मूल्य ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ही कार्य करने के कई मेथड्स होते हैं कि नहीं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोग अगर कोई खाने की डिश बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आलू की सब्ज़ी, हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से बनती होगी कि नहीं बनती होगी। वैसे ही है, कुछ होता है जैसे जो हमको अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उसके कई फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप लोगों को मैथ्स में भी पता है, एक ही सम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कि हमको कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इजी आता है, हम वही पिक करते हैं। तो वही होता है कि हम सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर होता है। किसी के लिए कोई चीज़ इजी होती है, किसी के लिए कोई चीज़ होती है। ठीक है। अगला है लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं या सिद्धांत। अब एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक जिसको पढ़ने के लिए हम लोग ये शुरुआत किए थे, अभी तक तो हमने उसका बेसिक देखा कि इसके सिद्धांत की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब मेन हमको ये देखना है कि लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं या सिद्धांत, इस टॉपिक से ही चाहे वो वर्ग 1 वाले हों उनका भी क्वेश्चन तैयार होगा, 11th वाले बच्चे हैं उनका भी क्वेश्चन यहीं से तैयार होगा। ठीक है। तो अब इसे आपको ध्यान से समझना है। लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं या सिद्धांत, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आर प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। लेखांकन की मूलभूत मान्यता या सिद्धांत, मान्यता या सिद्धांत, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में आपको अगर बोला जाता है लेखांकन की मान्यताएं बताइए, देन हम वही चीज़ पूछ रहे हैं। सिद्धांत बताइए तो भी वही, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं या जो सिद्धांत होते हैं वो लेखांकन प्रक्रिया की नींव का कार्य करते हैं। कोई भी संस्था इन मूलभूत या आधारभूत मान्यताओं का पालन किए बगैर वित्तीय विवरण नहीं बना सकती है। ठीक है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि संकल्पना, धारणा, शर्त, प्रथा एवं अवधारणा लेखांकन की मान्यताएं हैं। देखिए, अभी आप जब आगे पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको लेखांकन की मान्यताओं के बाद इसके सिद्धांत और इसकी फिर प्रथाएं, प्रमाप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, संकल्पना, धारणा, शर्त, प्रथा, अवधारणा, ये सब क्या है? लेखांकन की मान्यताएं हैं, मतलब इसके सिद्धांत ही हैं। ठीक है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय मानक समिति, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, लेखांकन की आधारभूत स्वयं सिद्ध मान्यताओं, बेसिक लेखांकन प्रथाएं, लेखांकन की अवधारणाएं एवं मूलभूत मान्यताओं में अंतर करती है। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए,
जो आपके वैज्ञानिक हैं या कई राइटर्स, उन्होंने तो माना इस बात को, जो बहुत सारे विद्वान हैं, कि हम इनको सबको एक ही चीज़ बोल देते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मानक समितियाँ हैं, मानक समितियाँ आप समझते हैं कौन होती हैं? जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं बहुत सारे। अभी मैं इस टॉपिक के बाद जो आपको अगला टॉपिक बताऊंगी ना, वो यही रहेगा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही रहेगा, ठीक है। तो कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जो सीए के बच्चे होते हैं। जैसे आप लोग जब जैसे से आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, उसके लिए हमारे यहाँ जो लेखांकन मानक है उसने AS1 दिया है, इन्वेंट्री के लिए AS2 है, कैश फ्लो के लिए AS3 है। तो अलग अलग मानक सेट किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समितियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हैं, ओके। तो ये जो हैं, ये विद्वानों की बात से सहमत नहीं हो रही हैं। इनका कहना है कि लेखांकन की आधारभूत स्वयं सिद्ध मान्यताएं, इनकी प्रथा, इनकी अवधारणा, मूलभूत मान्यता, ये सब में डिफरेंसेस हैं, जिनको अब हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं, ओके। लेखांकन सिद्धांतों का वर्गीकरण। अब देखिए, ये तो हुई विद्वान और आपके जो मानक स्टैंडर्ड्स वाले हैं, मतलब जो भारत में लेखांकन प्रमाप का विकास ये कौन करता है? ये करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लेखांकन प्रमाप बोर्ड, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, वहाँ से निर्धारित होती है, ऑलराइट। अब इसके बाद जो मेनली है कि लेखांकन सिद्धांतों को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं पढ़ने के आधार पे। फर्स्ट है लेखांकन की मूलभूत मान्यता, एक होता है बेसिक, ठीक है। दूसरा लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत और लेखांकन की परिवर्तनीय सिद्धांत, ओके। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, वेट अ मिनट। हाँ, तो जो हमारी लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं हैं, इसकी 4 मूलभूत मान्यताएं हैं बेटा। फर्स्ट है आपका लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। फर्स्ट जो है, इन मान्यताओं को आपको बहुत ध्यान से समझना है, सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा उसमें मैं बताऊंगी। जो वर्ग 1 2018 का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था आपका, यहीं मान्यताओं से ही आया था, ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। फर्स्ट है, अभी फिलहाल हम लोग मान्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, ओके। इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय की इकाई को उसके स्वामी से पृथक माना जाता है। स्वामी द्वारा व्यवसाय के साथ किए हुए लेन देन उसी प्रकार माने जाते हैं जैसे किसी बाहरी पक्ष ने किए हैं। स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी को दायित्व माना जाता है और उसके द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए व्यापार से निकाली गई राशि को पृथक से आहरण लेखा खोलकर लिखा जाता है। इसी मान्यता के आधार पर व्यवसाय का लाभ हानि सही सही निकलता है। इसे हम पृथक इकाई या लेखांकन अस्तित्व की मान्यता सभी प्रकार के व्यवसाय में, चाहे वो एकाकी व्यापार हो, साझेदारी हो या कंपनी हो। देखिए, ये तो हो गई इसकी बुक की लैंग्वेज। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। लेखांकन अस्तित्व की जो मान्यता है, इसमें कहा गया है कि जो एक आपका मान के चलिए, ये कौन है? एक व्यापारी है, ठीक है, और ये उसका व्यापार है। व्यापारी का नाम हम लिख देते हैं ABC। तो वो कहता है भले ही ये इसका मालिक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्यापार की जो हमारी मान्यता है, इसके अनुसार स्वामी, मतलब जो व्यक्ति था यहाँ पे, ये कौन हो गया? व्यापार का स्वामी है, और ये हमारा व्यापार है, लेकिन ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर ये व्यक्ति को कुछ हो जाता है, देखिए, अगर एकाकी व्यापार है तब तो ये व्यापार बंद हो सकता है, लेकिन अगर साझेदारी है या कंपनी है या कुछ भी है, तो ये पृथक अस्तित्व है। व्यापार और व्यापारी ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर व्यापारी भी खुद व्यापार से कोई चीज़ लेता है, वो चाहे पैसा हो, ठीक है, वो चाहे कोई सामान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहरण, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया है
कि ये पृथक अस्तित्व क्यों माना जाता है, ताकि हम लोग व्यापार में जो भी पूंजी लगा रहे हैं, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम व्यापार में पूंजी लगा दी और हम भूल जाएंगे। व्यापार में पूंजी आप किस चीज़ के लिए लगाते हैं? लाभ प्राप्त करने के लिए ही तो लगाएंगे ना। आप सोचेंगे कि भाई ये जो हमारा पूंजी है ये हम दिनों दिन बढ़ती जाए, इसमें ब्याज मिले, इसमें लाभ मिले, तो ये अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप अपने व्यापार में लगाओगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप बैंक से लोगे, तो एक तरह से दायित्व हुआ ना, आपको कभी ना कभी तो उसको चुकाना पड़ेगा। तो फिर स्वामी और व्यापार दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो इस मान्यता के अनुसार कहते हैं कि ये लेखांकन अस्तित्व की मान्यता के अनुसार कि स्वामी और उसका व्यापार ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस होता है इनमें, ये दोनों एक नहीं हैं। ओके, इससे क्या होता है कि हम सही सही लाभ हानि हमें पता होता है। आहरण तो आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा जो पारिभाषिक शब्द हैं। आहरण से क्या आशय है? जो भी व्यापार का स्वामी अपने व्यापार से पैसा या फिर कोई भी सामान अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए लेता है, उसको हम लोग आहरण कहते हैं, ठीक है। अगला है मौद्रिक मापन की मान्यता। मौद्रिक मापन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए मौद्रिक मतलब पैसे से रिलेट कर रहा है ये। इस मान्यता के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में केवल ऐसी घटना या लेन देन लिखे जाते हैं जो निश्चित रूप से मुद्रा में प्रकट किए जा सकते हैं। व्यवसाय में पाई जाने वाली संपत्ति, भूमि, भवन, स्टॉक, विनियोग आदि का मौद्रिक इकाई के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक देश मूल्य को अपने देश को मूल्य में ही व्यक्त करते हैं। भारत में इन मदों का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाता है, तो अमेरिका में डॉलर में, इंग्लैंड में पौंड में। लेखांकन का उद्देश्य सौदों का लेखा पुस्तकों में करने के साथ ही आर्थिक स्थिति में भी जानकारी एवं करारोपण हेतु शासन को सामयिक रिपोर्ट भेजना भी है। इसकी माप मुद्रा में की जाती है। यदि मापा हुआ प्रतिफल मुद्रा में ना हो तो लेखांकन में इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब आप इसमें समझिए कि ये क्या कह रहा है। फर्स्ट ये बोल रहा है जो भी हमारे इसमें संपत्ति होंगे, जो भी खर्चे होंगे, कुछ भी होगा, हम केवल उन्हीं घटनाओं को लिखेंगे जो कि जिसे हम मुद्रा में लिख सकते हैं। जैसे आपने भूमि, भवन, स्टॉक कुछ भी खरीदा अपने व्यवसाय के लिए, तो आप लिखोगे ना कि मैंने लैंड लिया, तो उसकी कीमत हम लिख देंगे कि 50,000 की ली, मतलब, और आपने कुछ भी किया तो आप उसका अमाउंट लिखते हो ना। यही कह रहे हैं कि हमको उसको मुद्रा में मापना है, ठीक है, जिसे हम लोग मुद्रा में माप सके, केवल हम उन्हीं का लेखा करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है। हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो हम लोग अगर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 50,000 रुपये, यही चलता है ना हमारे यहाँ। तो जो जिस देश की मुद्रा होती है उसको उसी में लिखा जाता है। थर्ड है हमारी चालू व्यवसाय की मान्यता, ठीक है ना। चालू व्यवसाय की मान्यता का मतलब होता है कि जो हमारा व्यवसाय है, इस मान्यता के अनुसार हम ये मानते हैं कि हमारा व्यवसाय हमेशा निरंतर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जो अकाउंटेंट होते हैं, लेखपाल जिसे हम कहते हैं, वो माल यहाँ पे क्या है? जो भी हमारा बिजनेस है, जिस भी चीज़ का जो गुड्स है उसको हम माल बोलते हैं। एसेट्स, संपत्तियों को हम बाज़ार मूल्य पर कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। संपत्तियों पर ह्रास की गणना बाज़ार मूल्य पर न होकर अनुमानित जीवन काल पर होती है। यहाँ पर एक शब्द आया है, आप सभी को मैं बताऊँ, ह्रास, ठीक है ना। ह्रास को बोलते हैं इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। 11th की ही बुक में आप 2-3 चैप्टर जब आपके और हो जाएंगे, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, और जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं वो इसके बारे में जानते हैं। मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई कार खरीदी है, तो आप मुझे एक बात बताइए, कार जब आप चलाते हैं तो उसके टायर घिसते हैं, पार्ट्स घिसते हैं, और कुछ ना कुछ उसमें सर्विसिंग के लिए हम देते हैं। तो कार आपकी दिनों दिन उसकी कीमत बढ़ती है या घटती है? इसी तरह सारी मशीन्स होती हैं, ठीक है ना। आप अगर लैंड को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं उनमें डेप्रिसिएशन होता ही है। तो जब हमें पता है कि एक समय बाद ये मशीन ख़त्म हो जाएगी हमारी, या काम करना बंद कर देगी, तो उसकी तैयारी तो हमको पहले से करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग पहले से ही उसमें डेप्रिसिएशन लगाने लगते हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देते हैं, और एक निर्धारित अमाउंट रखते जाते हैं कि जब भी वो उसका जीवन काल ख़त्म हो तो हम नई मशीन खरीद सकें। ओके,
ठीक है। साथ ही वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले अंतिम खाते फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपको पता होगा, इसमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें आती हैं। फाइनल अकाउंट में आपके अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय आदि समायोजनों का भी लेखा किया जाता है, क्योंकि लेखपाल यह जानता है कि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और ये समायोजन भविष्य के लिए समायोजित कर लिए जाएं। कुल मिला के यहाँ पर ये जो आपकी चालू व्यवसाय की मान्यता है, ये बताना चाहती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। कोई भी व्यक्ति बिज़नेस 1 या 2 साल के लिए तो नहीं खोलता ना, वो हमेशा के लिए चलने के लिए ही चालू करता है। तो जो भी आपका अकाउंटेंट होगा, अदत्त मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो गए आपके, प्रीपेड, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 साल पहले या 1 साल बाद इन सभी से रिलेटेड रहते, तो जो आपका अकाउंटेंट रहता है ना, वो सारे एडजस्टमेंट करता है ये सोच के कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, चालू व्यवसाय की मान्यता। अगला है आपका लेखांकन अवधि की मान्यता। ओके। लेखांकन अवधि, लेखांकन अवधि की मान्यता क्या कहती है? इस मान्यता के अनुसार निरंतर चलने वाले व्यवसाय के लिए वार्षिक लेखे तैयार करना चाहिए। वार्षिक, आप सभी को पता है हमारा जो अकाउंट्स का ईयर एंड होता है वो कब होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। और जो हमारे वार्षिक लेखे होते हैं, जिसे हम अंतिम लेखे भी कहते हैं, वो कब बनाए जाते हैं? साल के अंत में, मतलब 31 मार्च को बनाए जाते हैं। ठीक है। यदि अवधि की मान्यता को ध्यान नहीं रखा जाए तो व्यवसाय का लाभालाभ नहीं पता चल पाएगा। अगर हम लोग देखो हर साल अकाउंट अपने क्लोज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है। संक्षिप्त अवधि में अवधि के व्यवसायों के लिए उनकी जीवन अवधि ही लेखा अवधि मानी जाती है। जैसे प्रदर्शनी, मेले में लगाए गए व्यवसाय या मौसमी व्यवसाय, ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह क्या होता है ना, छोटे छोटे मेले वगैरह में छोटी छोटी शॉप्स लगाई जाती है, वो पर्टिकुलर डेज के लिए रहती है। ठीक है। सामान्यतः यह अवधि 1 वर्ष की होती है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं। इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं। ठीक है। किंतु अवधि का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर एवं व्यवसाय के स्वामी के लेखांकन संबंधी उद्देश्यों के आधार पर होता है। अवधि की मान्यता के आधार पर एक अवधि विशेष की व्यवसाय की प्रगति एवं वित्तीय स्थिति की तुलना दूसरे अवधि विशेष की वित्तीय स्थिति से की जा सके। इसका मतलब होता है, देखिए, अगर आप अपने फाइनल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं अपना जो साल के अंत में जो हम ये अगर अपनी बैलेंस शीट वगैरह, अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं करेंगे तो आप तुलना कैसे करेंगे? जैसे अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। ठीक है। मान के चलिए कि आपका कोई बिजनेस है, तो आप अगर अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो 2022 में क्या आपको फ़ायदा हुआ था या क्या नुकसान हुआ था। ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपको अगर तुलना करनी है तो आपको उसके लिए अपने स्टेटमेंट तो बनाने पड़ेंगे। तो आपको अभी तक जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था, ये इसकी 4 मूलभूत मान्यताएं हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट होती है हमारी लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। इसमें हम क्या मानते हैं कि हमारा व्यवसाय का स्वामी और हमारा व्यवसाय दोनों अलग अलग हैं। सेकंड, मौद्रिक मापन में हर चीज़ को हम जो मुद्रा में मापते हैं वही लिखते हैं। थर्ड, चालू व्यवसाय, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमारा व्यवसाय निरंतर लंबे समय तक चलेगा। ठीक है। और लेखांकन अवधि मतलब जो भी हमारे अकाउंट्स है उसको हम 1 साल में क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं लेखांकन अवधि की मान्यता। आई होप सो आपको ये चारों मान्यताएं बहुत अच्छे से समझ में आई हों। और कल अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? मान्यता तो हमने चारों देख ली, इसके बाद अब हम लोग कल लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत और कोशिश करेंगे जो आपके लेखांकन प्रमाप, ये 2 टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।